गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज। ये सेट नंबर 25 है। इसमें कुल 15 क्वेश्चंस हैं जिसका कट ऑफ होगा 10। इसमें सारे मिक्स क्वेश्चंस हैं, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इन्वायरमेंट से, इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे आपको अगले आने वाली सीरीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पीडीएफ के लिए आपको करना ये है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ये वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लीजिए कोर्सेरा यूपीएससी। वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे आप तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा जो फ्यूचर में आपको प्रैक्टिस करने के लिए आसान रहेगा। आज का कट ऑफ है 10। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, काला सागर से संलग्न सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है। देखिए इस बार हमने पहला क्वेश्चन आसान डाल दिया है, इसलिए डाले हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो पहले क्वेश्चन देख के ही छोड़ के चले जा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को ज़्यादा टफ लग रहा है। अगर आपको यहाँ पे टफ लग रहा है क्वेश्चन तो एग्जाम में मतलब ये मान के चलिए कि आपको टफ लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पे अगर मतलब बैठ के आप आसानी से घर में अपने कंफर्ट जोन में बैठ के आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो एग्जाम में कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आप प्रयास करिए सही करने के लिए, छोड़ के ऐसे भागने से कब तक छोड़ के भागेंगे। इसलिए आज हमने पहला क्वेश्चन आसान डाल दिया ताकि आपको घबराहट ना हो, तनाव ना हो। तो आप आसान क्वेश्चन इसको ट्राई कीजिए। काला सागर से संलग्न सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है। पहला कह रहा है ए टर्की, बी कह रहा है बुल्गारिया, सी कह रहा है जॉर्जिया, डी कह रहा है रोमानिया। तो बताइए किसकी सीमा सबसे लंबी लगती है ब्लैक सी से। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। यहाँ अगर देखें तो टर्की की सीमा सबसे लंबी लगती है किससे, ब्लैक सी से। आप यहाँ देखिए ये है टर्की, टर्की की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है ब्लैक सी से। इसके बाद किसकी लगती है, तो इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए जॉर्जिया की कम लगती है अन्य देशों की। तो फिलहाल इतना बस अब याद रखिए कि इसकी आप दोबारा इसको मैप में बढ़िया से देख लीजिए, कैस्पियन सी देख लीजिएगा, मेडिटेरियन सी देख लीजिएगा। यहाँ पे ये सारे लोकेशन एक बार देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। फिर यहाँ पे पूछ लेता है इनको, जैसे लेबनान पूछ लिया, सीरिया पूछ लिया, किसकी सीमा मेडिटेरियन सी से लगती है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आप मैप में देखते रहिएगा इन चीज़ों को तो आसान रहेगा। इसको हमने पिछले पेपर में, पिछले सेट में प्रैक्टिस करवाया था। यहाँ पे बस ये देख लीजिए टर्की की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। बाकी मैप में देखना हो तो एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में वी आकार की रिकवरी के लिए संकेत दिख रहे हैं। मतलब वी आकार की रिकवरी आपको यहाँ पे पूछ रहा है क्या होता है। तो वी आकार की रिकवरी का अर्थ क्या होता है ये बताना है आपको। कथन ये कह रहा है कि अर्थव्यवस्था क्रैश के बाद फिनिक्स की तरह तेज़ी से उभरती है और इसकी वृद्धि दर पूर्व की तुलना में अधिक होती है, वी आकार में बता रहा है। दूसरा कथन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था शीघ्र ही पूर्ववर्ती वृद्धि दर को प्राप्त कर लेती है और सामान्य वृद्धि दर की प्रवृत्ति पर वापस आ जाती है। तीसरा कथन कह रहा है, सी कह रहा है अर्थात अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सामान्य स्तर तक बढ़ने से पहले कुछ समय के लिए गिरावट और निम्न वृद्धि दर के साथ स्थिर बना रहता है। डी कह रहा है वृद्धि दर में गिरावट और वृद्धि होती है, मतलब वृद्धि दर जो है वो गिरावट होता है, उसमें यूँ समझ लिए ऐसे गिरा फिर बढ़ा, इस टाइप का बता रहा है। लेकिन पुनः ठीक होने से पहले फिर से गिरावट की स्थिति में उत्पन्न होती है, फिर से गिरावट होती है, ये चीज़ बता रहा है डी। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, अगर जिन लोगों ने पढ़ा वो बहुत आसानी से कर लेंगे, जिन्हें नहीं पढ़ा था वो लोग नहीं कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पे पढ़ लेंगे तो आपका यूपीएससी एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जिन लोगों ने बी लगाया उनका बिल्कुल सही है। चलिए इसकी टर्मिनोलॉजी को हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये 6 प्रकार के आकार होते हैं इकोनॉमिक और रिकवरी करने के लिए। तो पहला भी आकार का समझिए। तो देखिए पहले यहाँ सामान्य तरीके से चल रहा था अर्थव्यवस्था, फिर अचानक गिरावट आ गई लॉकडाउन की वजह से, फिर रिकवरी करेगी और अपने सामान्य दर से ग्रोथ करती चली जाएगी। तो इसको वी आकार की रिकवरी कहते हैं। तो आपको समझ में यहाँ आ गया होगा। अगर देखें यू आकार की, यू शेप रिकवरी क्या होता है, तो यू शेप रिकवरी कैसे होता है, तो ये मतलब मान के चलिए तो भी से थोड़ा स्लो होता है इसकी रिकवरी, लेकिन रिकवरी होता है यहाँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे जैसे आपको ग्राफ में दिख रहा होगा, पहले गिरावट आई, फिर धीरे धीरे करके वृद्धि हुई और फिर सामान्य रेट को प्राप्त की। मतलब स्लो होता है इसकी रिकवरी यू शेप की। अगर देखें स्वास्थ्य की रिकवरी का, तो स्वास्थ्य शेप रिकवरी मतलब झटपट रिकवरी इसको कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा स्लो होता है यू आकार की तुलना में। मतलब यू में हमने देखा क्या, भी की तुलना में स्लो है, और यू जो श्वास शेप रिकवरी होता है ये भी की तुलना में भी स्लो होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखा है रिकवरी इज लॉन्गर देन भी शेप, फास्टर देन यू शेप। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए हमने गलत थोड़ा सा लग रहा समझा दिया। यहाँ पे यू शेप से ये थोड़ा सा जो स्वार्फ शेप है, मतलब यू शेप से थोड़ा सा तेज होगा। यहाँ पे ग्राफ में भी समझ में आ रहा है। तो ये यू से थोड़ा सा तेज रिकवरी करेगा। अब जेड शेप देख लीजिए, पहले गिरावट होगी, फिर वृद्धि होगी खूब ज़्यादा, फिर गिरावट होगी, फिर सामान्य दर प्राप्त करेगा। डब्ल्यू शेप में देखिए क्या होता है, पहले गिरावट होगी, फिर वृद्धि होगा, फिर गिरावट होगा, फिर वृद्धि होगा और सामान्य रेट को प्राप्त कर लेगा। अब एल शेप में क्या होता है, एल शेप में होता है ये है कि पहले गिरावट होगी,
फिर हल्की हल्की ग्रोथ होगी, मतलब वो इकॉनमी फिर से रिकवरी नहीं कर पाएगी। एल शेप में कहीं भी लिखा रहे कि इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है जो इकॉनमी को फिर से दोबारा रिकवरी न करने वाला सिंबल, तो आपको एल शेप याद रखिएगा। ये सारे 6 थे, आप इसको एक बार बारीकी से रोक के समझ लीजिए, आपको हमेशा के लिए परमानेंटली क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य रूप से मछली पकड़ने वाली बिल्ली पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है ये बताना है आपको। फिशिंग कैट के बारे में बताइए। ए कह रहा है सुंदरबन के मैंग्रोव में, बी कह रहा है हिमालय की तलहटी में, सी कह रहा है पश्चिमी घाट में, डी कह रहा है उपरोक्त सभी। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर सही लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है डी, उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो कैट फिशिंग है ये सभी जगह पे पाई जाती है। अभी देखिए ये न्यूज़ में क्यों थी, इसका शिकार खूब ज़्यादा किया जा रहा है, ज़्यादा इसका शिकार हो रहा है, फिर भी IUCN ने इसको वल्नरेबल से उठा के इंडेंजर्ड में डाल दिया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी हाँ बिल्कुल सही हमने बताया, वल्नरेबल्स उठा के इंडेंजर में डाल दिया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए कैट फिशिंग कैट है, ये इस तरह से दिखती है, और इसका इस समय क्या किया गया है, तो इंडेंजर्ड कर दिया गया स्टेटस, जो कि पहले वल्नरेबल था। इसका शिकार किया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा, फिर भी इसको डाल दिया गया इंडेंजर्ड में। मतलब ये कम, मतलब ये कहें तो इसका मतलब इसको विलुप्त होने का खतरा अब कम हो गया इंडेंजर्ड में डालने को, लेकिन पहले वल्नरेबल में था। अब देखिए कुछ अन्य चीज़ें, तो इसको ये और क्यों न्यूज़ में था, तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसको 2 साल के लिए एक स्कीम चालू की है, जिससे भितरकनिका में जिसके इसका कंजर्वेशन किया जाए। तो किया है 2 ईयर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट फॉर फिशिंग कैट, इसके संरक्षण के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है। तो इसलिए भी ये न्यूज़ में था, और यह इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि इसको इंडेंजर स्टेटस बना दिया गया इसका, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसका शिकार किया जाने की वजह से भी इसको, मतलब यूँ कहें तो शिकार हो भी रहा है, फिर भी इसको ये मान के चल रही है IUCN की शिकार नहीं हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये कंजर्व है। चलिए अगला देखते हैं, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, उसमें ये इसके बारे में डिटेल दिया गया था, तो वहाँ से हमने इस क्वेश्चन को बनाया है। अब बताइए, पहला कथन कह रहा है कि ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग पूछताछ का एक तरीका है जिसमें व्यक्ति के मस्तिष्क की प्रतिक्रिया का अध्ययन करके अपराध की जाँच की जाती है। दूसरा कथन कह रहा है यह मानव मस्तिष्क के विद्युत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तीसरा कथन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग परीक्षणों को किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना मंजूर नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आप एग्री नहीं हैं तो आपकी जांच नहीं की जाएगी, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग नहीं की जाएगी, और परीक्षण के परिणामों को केवल सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। अगर जिन लोगों ने इसमें लगाया डी, उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये देखिए पहला जो कह रहा है यहाँ पे ब्रेनिंग पूछताछ, मतलब ये समझ लीजिए ब्रेन के आपके जो सिग्नल्स होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, उनका जांच किया जाता है उनके आधार पे, और पता लगाया जाता है कि आप इस मतलब गतिविधि में संलिप्त थे या नहीं थे। और दूसरा कथन कह रहा है कि ये मानव मस्तिष्क विद्युत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि ब्रेन फिंगरप्रिंट परीक्षण को किसी व्यक्ति को उनकी सहमति के बिना नहीं किया जाएगा, तो ये सही है। और परीक्षण के जो परिणाम होंगे इसको सबूत के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है, डी इसका सही है। ये देखिए सपोर्ट के रूप में यूज किया जा सकता है, लेकिन इसको सबूत के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा इंट्रोगेशन का नाम सुने होंगे, बहुत सारे फिल्मों में देखे होंगे, पीट पीट के पुलिस वाले ज़बरदस्ती उसको मतलब मनवा ही देते हैं कि तुमने ही क्राइम किया है। तो उसकी जगह अभी मतलब इंट्रोगेशन की जगह अब ये प्रोविज़न किया गया है। बहुत सारे प्रोविज़न है इस तरह के, जैसे कि हो गया मान लीजिए यूँ कहें तो नार्को एनालिसिस हो गया, पॉलीग्राफी हो गया, ब्रेन मैपिंग हो गया। ये सारे अलग अलग तरीके हैं इंट्रोगेशन की जगह, मतलब पुलिस जो फिजिकली पीट पीट के करती है उसके जगह इनका मतलब माध्यम बना सकते हैं इनको। उनमें काफ़ी ज़्यादा पुलिस मतलब बर्बरता दिखाती थी, उसकी जगह इनका लाया गया था, लेकिन इनमें भी गड़बड़ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो देखिए ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका है जिसके द्वारा पता लगाया जा सकता है कि अपराध की जांच की जा सकती है। अभी हाथरस वाला जो कांड हुआ था वहाँ पे भी इसकी मांग की जा रही थी, तो इसलिए भी ये न्यूज़ में था। देखिए इसमें क्या किया जाता है कि अगर कहीं पूछ ले आपसे कि प्रश्न पूछा जाता है, तो नहीं, इसमें प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ये केवल आपको वो चित्र दिखाकर कुछ अन्य माध्यम से आपके ब्रेन का मैपिंग किया जाएगा। मतलब मान लीजिए कि आप उस तरह का कांड वाला जब फिगर देखेंगे तो आपका दिमाग होगा तो एक्टिव हो जाएगा, तो उसके द्वारा पता चल जाएगा कि आप उसमें संलिप्त थे। अगर आप संलिप्त नहीं रहेंगे तो आपका दिमाग नॉर्मल काम करता चला जाएगा। जैसे कि कोई चोरी में संलिप्त रहा हो और चोरी की कोई फिगर दिखाई जाए, उसके दिमाग को उसके सामने रखी जाए, तो तुरंत उसका दिमाग एक्टिव हो जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि संलिप्त था। तो उसी तरीके के यहाँ किया जाता है, कोई बातें उससे नहीं की जाएंगी, जो अभियुक्त होगा उससे कोई बात नहीं की जा सकेगी। अब देखिए किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे निर्णय दिया था, तो सेल्वी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक का मामला जो 2010 में आया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफी एवं ब्रेन मैपिंग परीक्षणों को किसी व्यक्ति की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। अगर व्यक्ति एग्री नहीं है तो नहीं ये पर किए जाएंगे, और इसको साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ठीक, समझ में आ गया आपको। अब इसको देखिए, जब साक्ष्य अगर मिले भी हैं तो इसको प्रूव करने के लिए इसको हिस्सा बनाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने मर्डर किया और चाकू वहाँ पे गिरा हुआ, तो चाकू उसको दिखा करके ब्रेन मैपिंग कर लिया जाएगा। तो अगर उसको चाकू को देखते ही उसका दिमाग मतलब एक्टिव हो गया, तो दोनों मतलब प्रूफ को लेकर एक साथ दिखाया जा माना जा सकता है कि हाँ इसने इसी चाकू से किया था। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनिवार्य लाइसेंसिंग कंपल्सरी लाइसेंसिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये कह रहा है कि अनिवार्य लाइसेंसिंग वह है जब सरकार पेटेंट मालिकों की सहमति के बिना किसी और को पेटेंट उत्पादन या प्रक्रिया का उत्पादन करने की अनुमति देती है। दूसरा कथन कह रहा है यह डब्ल्यूटीओ के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं में शामिल है। तीसरा कह रहा है भारत जेनेरिक दवाओं के उत्पादन के लिए अक्सर अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रदान करता है। तो इनमें बताना है आपको कौन सा सही है। ये कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी न्यूज में था, इसलिए क्वेश्चन बना है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। और जिन लोगों ने इसमें 3 को कट किया है कि भारत अक्सर यूज़ करता रहता है, तो ये बिल्कुल गलत है। 2012 में पहली बार यूज़ किया था भारत ने। तो जैसे ही 3 कट करेंगे तो आपको A, C, D कट हो जाएगा, आपका आंसर सीधे B निकल जाएगा। आप यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, देख लीजिए। देखिए AWTO के ट्रिप समझौते के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था ये चीज़ें, ये प्रोविजन ट्रिप्स के अंतर्गत सम्मिलित था। इस समझौता में ये प्रावधान किया गया था जैसे कि मान लीजिए कोई अगर कंपनी है रिसर्च करके कोई दवा बनाई, लेकिन अचानक कोई ऐसी महामारी आ गई जिसमें उस दवा की बहुत व्यापक स्तर पर ज़रूरत है, तो ये इसमें एक लचीलापन डाल दिया गया कि कोई देश अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रदान करके कुछ कंपनियों को जेनेरिक दवा मतलब उसका एक जीरोक्स बना के अपने घरेलू बाजार के लिए उपयोग कर सकता है। याद रखिएगा, ये निर्यात करने के लिए नहीं बना सकता है, केवल घरेलू उपयोग के लिए। मतलब एक देश अपनी बाउंड्री के अंदर अपने नागरिकों को इसकी दवा का डोज प्रोवाइड करवा सकता है, न कि बेच सकता है। दूसरा अगर फैक्ट देखें तो ट्रिप और पब्लिक हेल्थ पर जो दोहा में हुआ था बैठक घोषणा, उसमें भी ये बताया गया था कि एक देश जो होगा वो निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है कि अनिवार्य लाइसेंसिंग देने के लिए कौन कौन से मानदंड होने चाहिए। जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान कौन कौन से घटकों को शामिल किया जाए, इससे संबंधित प्रावधान किस में किए गए थे। पब्लिक हेल्थ पे जो दोहा मतलब घोषणा पत्र हुआ था उसमें ये निर्धारित किया गया था। और देखिए मार्च 2012 में भारत ने पहली बार अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रदान किया था। किस कंपनी को प्रदान किया था, तो नेटको फर्म जो है उसको प्रदान किया था। और किस लिए प्रदान किया था, तो कैंसर की दवा बनाने के लिए 2012 में प्रदान किया था। वो दवा कौन सी थी, तो वो दवा थी सेरेफेरेनिब टैस्लेट। तो याद रखिएगा ये चीज़ दवा थी। और किस कंपनी से, नेटको फर्म थी, इसको प्रदान किया गया था। 2012 में भारत ने पहली बार यूज़ किया था। आरओ के बारे में बताना आपको। आरओ सिस्टम हटा सकता है, किसको इनमें से हटा सकता है, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम किसको हटा सकता है, तो ये चीज़ बताइए। पहला कह रहा है धातु आयन को, दूसरा कथन कर रहा है जलीय लवण को, तीसरा कह रहा है जीवाणु को, चौथा कह रहा है सीसा को। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया उनका बिल्कुल सही है। क्यों डी है, क्योंकि इन सबको हटा सकता है आरओ सिस्टम। पूर्णतः तो नहीं हटा सकता, लेकिन थोड़ा बहुत मात्रा इसमें से कम कर देता है इनका। अगर मान लीजिए 20% है, इनको घटा के 7% 6% के पास ला के कम कर देता है, जो कि हेल्थ के लिए अच्छी है, नुकसानदायक नहीं है उतनी ज़्यादा। तो ये काम करता है। और देखिए ये क्या कहते हैं, विलयन और निलंबित रसायन मतलब मर्ज जो उसमें मिले हुए हों, और सस्पेंडेड केमिकल एलिमेंट जो उसमें पहले से रसायन निलंबित तत्व हों, उनको ये अलग करता है। साथ साथ जैविक जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म बैक्टीरिया, उनको भी हटा देता है। और कुछ काम करता है जैसे कि सोडियम क्लोराइड, तांबा, क्रोमियम, सीसा, आर्सेनिक, फ्लोराइड, रेडियम सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम नाइट्रेट, फास्फेट सहित रासायनिक संदूषण जैसे धातु और जलीय लवण, इन सबको कम कर देता है। ये कुछ फैक्ट थे, इसको याद रखिएगा। जिन लोगों ने डी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है, और ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन को लेकर के ये काफ़ी विवाद में रहा है कि उसके किस टेम्परेचर पर रखा जाए, तो इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न टीकों का भंडारण का तापमान अलग अलग हो सकता है, भले ही उन्हें एक ही तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया हो। दूसरा कथन कह रहा है भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में प्रयुक्त पोलियो वैक्सीन को कमरे के तापमान पर संग्रहित किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है mRNA वैक्सीन विकसित किया जा सकता है जिससे गर्म तापमान पर संग्रहित किया जा सकता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर सही लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया माना है 2 को गलत, उन्होंने अपना सही आंसर लगा लिया होगा। क्योंकि आप जब भी देखे होंगे गांव में या फिर शहरों में पोलियो जो पिलाने वाली आती है, इतना बड़ा उसके पास एक बॉक्स होता है। क्या वो सामान्य कमरे के तापमान पे होता है, उसमें जब भी दवाइयाँ निकलती होंगी तो आप देखेंगे भाप उसमें निकलता हुआ जो ठंडी की वजह से, तो वो -20 डिग्री सेल्सियस पे दवाइयों को कंजर्व करता है वहाँ पे।
तो ये कैसे हो सकता है कि वो कमरे के तापमान पे, कमरे का तापमान कितना होता है 20 से 21, 20 से 25, 28, 30 के आसपास होता है, यही तो होता है। इस तापमान पे ये थोड़ी रखा जाता है, तो दो गलत हो जाता है। दो जैसे आप कट करेंगे तो डी सी कट जाएगा, सी और डी कट जाएगा। और अगर देखें mRNA तो वो गर्म तापमान पे रखा जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। तो ऐसे में हमें मिलता है बी। 1 और 3 सही है, 2 गलत था। जिन लोगों ने बी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देख लीजिए कुछ फैक्ट। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि वैक्सीन जो होता है एक ही प्रक्रिया से क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन उनको रखने के अलग अलग तब टेम्परेचर हो सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे फैक्ट देखिए, पोलियो वैक्सीन जो होता है भारत में यूज़ किया जाता था इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए, उनको -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता था। और mRNA जो मतलब वैक्सीन बनाया गया था, फाइजर और मोडरेना, ये 2 कंपनियां ऐसी थी, मतलब इनको ये प्रावधान किया जा रहा है कि इनको वार्म टेम्परेचर पर रखा जाए ताकि अफ्रीका जैसे देशों में भी प्रोवाइड कराया जा सके। बहुत सारे विकासशील देश हैं, वहाँ पे मतलब ये सारी सुविधाएं तो नहीं ना अवेलेबल देंगे कि -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हर जगह प्रोवाइड कराया जा सके, तो ये नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए mRNA को आधार बना करके कोरोना वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया जारी है कि इसके आधार पर आसानी से हर जगह अवेलेबल कराया जा सके। और इसको कंजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च आता है, तो इसके लिए किया गया। तो ये 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के पास बिटवीन इनके बीच में रखा जा सकता है, और इसको वार्म टेम्परेचर पे भी रखा जा सकता है, मतलब इसको आसानी से कहीं भी रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों में अंतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन क्षेत्रों के संरक्षण की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई है। दूसरा कथन कह रहा है डिम्ड फॉरेस्ट वन भूमि प्रतीत होने वाली भूमि को संदर्भित करता है, लेकिन सरकार द्वारा ऐतिहासिक रिकॉर्ड में इसकी सूचना नहीं होती है। तीसरा कथन कह रहा है डिम्ड फॉरेस्ट भारत की लगभग 1/4 भूमि में शामिल है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। ये भी न्यूज़ में था अभी, कर्नाटका या आंध्रा, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा इसको। डिम्ड फॉरेस्ट को लेकर के कर्नाटका या आंध्रा में किसी में कंट्रोवर्सी था, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसको देख करके काट दिया 1/4, तो बिल्कुल सही कट किए हैं आपने। ए इसका सही आंसर है। जिन लोगों ने ए लगाया वो बिल्कुल सही है। देखिए हुआ क्या है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन क्षेत्रों का संरक्षण करने के लिए 1966 में गोदावरमन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निरंतर निगरानी के लिए ये बताया था कि उसके बाद से तब से जब से ये मामला हुआ उसके बाद से सर्वोच्च न्यायालय निगरानी कर रहा है। और दूसरा देखें यहाँ डिम्ड फॉरेस्ट की अवधारणा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। अगर कोई पूछे आपके डिम्ड फॉरेस्ट क्या होता है, तो आप सीधे कह दिए पता नहीं क्या होता है, इसका कोई परिभाषा नहीं है, स्पष्ट नहीं किया गया डिम्ड फॉरेस्ट क्या होता है। अगर दूसरा चीज़ देखें तो डिम्ड फॉरेस्ट को लेकर के ये कुल भारत में 1% से भी कम है, लगभग 1% के आसपास हैं। दूसरा चीज़ ये देखें तो ये वन जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन सरकार के किसी भी ऐतिहासिक लेख में या अभिलेख में इसको स्पष्ट नहीं किया गया कि ये क्या होते हैं डिम्ड फॉरेस्ट। बस इतना कुछ फैक्ट था, आप याद रखिएगा। बस डिम्ड फॉरेस्ट आपको कभी नहीं भूलेगा, आपको कभी भी पूछ ले तो एक फैक्ट यहाँ पे था वो याद रखिएगा। ये किसके निगरानी में होता है, ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होता है डिम्ड फॉरेस्ट। बाकी सारी बातें तो आप सभी याद कर लेंगे। चलिए अगला देखिए, WTO नियमों के तहत राष्ट्र सुरक्षा खंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज के बारे में बताना है आपको। राष्ट्रीय सुरक्षा खंड एक अपवाद है जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को राष्ट्र सुरक्षा के उद्देश्य के लिए अपने व्यापार संगठन के दायित्वों का अतिक्रमण करने की अनुमति देता है। दूसरा कथन कह रहा है कि यदि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा खंड को लागू करता है तो यह भारत को अन्य व्यापारिक भागीदारी को छूट देने हेतु एक देश से आयात शुल्क लगाने की अनुमति देता है। तो बताइए कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें सी लगाया उनका बिल्कुल सही है। अब देखिए NSC क्या होता है। NSC WTO में एक प्रोविज़न किया गया है। ये प्रोविज़न एक कुछ ऐसा है कि मान लीजिए भारत के कितने पड़ोसी राज्य हैं, चीन तो हमेशा कंट्रोवर्सी ही करता रहता है। तो गैट के 21 प्रोविज़न में, अनुच्छेद 21 में ये कहा गया था कि WTO के सदस्य जो होंगे वो WTO के दायित्वों का अतिक्रमण कर सकते हैं। किस आधार पर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कुछ सीमा पर शत्रु होंगे, मतलब बॉर्डर हॉस्टाइल होगा। भारत की तो ही देखते हैं कि यहाँ पे इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है पूरा बैठा हुआ, कभी इधर कंट्रोवर्सी होता है कभी इधर। तो ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा खंड को लागू करते हुए एक देश कुछ राष्ट्रों को छूट दे सकता है, वहीं कुछ के आयात पर शुल्क लगाने के लिए पूर्ण अनुमति दे देता है। कौन सा, तो यही प्रोविज़न देता है, गेट के अंतर्गत दिया जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी के अंतर्गत, नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज के अंतर्गत। बॉर्डर सिक्योरिटी हमने बोल दिया, नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि भारत को, मान लीजिए सपोज भारत का एग्जाम्पल बहुत अच्छे सूटेबल होगा कि भारत अभी
काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ, तो उसकी वजह से भारत इनके आयात पे टैक्स लगा सकता है, शुल्क लगा सकता है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा, ताकि वो डंपिंग ना कर पाएँ। कभी कभी समाचारों में चर्चित विवाद से विश्वास योजना के बारे में बताना है। लीजिए एक नॉर्मल क्वेश्चन आगे, ये कह रहा है कभी कभी समाचारों में रहा चर्चित विवाद से विश्वास योजना, तो बताना आपको क्या है। पहला कह रहा है, ए कथन कह रहा है व्यापारियों के लिए पेंशन योजना है। बी कह रहा है एनबीएफसी के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी है। सी कह रहा है प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान है। डी कह रहा है निर्यातकों के लिए ऋण उपलब्ध में वृद्धि है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा, और ये आसान क्वेश्चन था, सभी लोगों ने सही लगाया होगा। सी इसका सही आंसर है। विवाद से विश्वास प्रत्यक्ष कर के लिए है, डायरेक्ट टैक्स के लिए है। जिन लोगों ने अपना टैक्स नहीं जमा किया है, अब उनके ऊपर सरकार किसी तरह की कोई कार्रवाई करे उससे पहले कुछ छूट दे दी है कि उद्देश्य, मतलब आप कुछ समय तक रुक जाइए, आपको छूट दिया जा रहा है कि आप थोड़े से देर बाद इसको जमा कर दीजिए। जो भी आपकी लायबिलिटी है, आप अपनी लायबिलिटी का पूरा करिए और लाके टैक्स जमा कीजिए। इससे क्या होगा, राजस्व सृजित होगा, करदाताओं को राहत होगा, निश्चितता मिलेगी और बचत को भी उनको मिलेगा। मतलब उनके ऊपर कोई भी अलग तरह की पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। जो भी है आपका, जो भी बनता है टैक्स, वो लाके टैक्स जमा कर दीजिए। आपके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा पेनल्टी लगने वाली थी वो सब हटा ली जाएगी। तो बताइए उसको बचत होगा ना, बिल्कुल बचत होगा। और इससे एक फ़ायदा और होगा कि जो भी विवाद होते थे वो विवाद सारे ऐसे ही निपट जाएंगे आसानी से, मुकदमेबाजी से में कमी आएगी इस तरह की। तो उम्मीद में आपको समझ में आ गया होगा। एक नॉर्मल स्कीम था, बस हमने इसको बता दिया ताकि छूटे ना ये, इसलिए डाल दिए थे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पहला कथन, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन आईएमओ द्वारा मान्यता प्राप्त अपनी स्वतंत्रता क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली प्राप्त करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। दूसरा कथन कह रहा है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS का उपयोग भारतीय सीमा से लगभग 1500 किलोमीटर क्षेत्र में समुद्र में जहाज़ों के नेविगेशन में सहायता के लिए किया जाएगा। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। बताइए पहला ये कथन अगर नोटिस कीजिए कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा मान्यता प्राप्त अपनी पहली स्वतंत्र नेविगेशन उपग्रह प्रणाली प्राप्त करने वाला पहला देश है। आप सोच के बताइए। जिन लोगों ने इसमें बी लगाया तो उनका बिल्कुल सही है, पहला देश नहीं है ये, भारत पहला देश नहीं है। ये कौन सा देश है, विश्व का चौथा। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। और दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए, तो स्वतंत्र नेविगेशन सैटेलाइट ये कहाँ पे दिया गया, तो हिंद महासागर में जहाज़ों को नेविगेशन में सहायता करेगा, सटीक अवस्थिति के बारे में उनको बताएगा, सूचना प्रदान करेगा। मतलब इसके लिए डिज़ाइन किया गया है कि उनको वहाँ पे कहाँ पे हैं वो लोकेशन उनका बढ़िया से बताए, उनको इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाए, इसके लिए स्थापित किया गया है। इसके बाद जब इसके द्वारा मतलब ये स्थापित हो जाने के बाद क्या होगा कि हम GPS, अमेरिका का जो GPS है उस पर निर्भरता थोड़ी सी कम कर लेंगे। अब हम अपने भारत द्वारा निर्मित स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट को हम यूज कर लेंगे। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। हिंद महासागर में सेवाएं प्रदान करेगा 1500 किलोमीटर के रेंज में। तो अब ये 1500 किलोमीटर वाला प्रोविजन आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों को पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। आपको इसमें क्षेत्र दिए हुए हैं, इनको पश्चिम से पूर्व की ओर अरेंज करना है। पहला दिया अदन की खाड़ी, दूसरा दिया लक्षद्वीप, तीसरा दिया थाईलैंड की खाड़ी, चौथा दिया चीन सागर। इसको भी हम नॉर्मल में डालते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। जो लोग भी थोड़ा थोड़ा अगर ध्यान में रख रहे होंगे तो आसानी से कर लेंगे। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने ए लगाया है उनका बिल्कुल सही है। पहले देखिए अदन की खाड़ी कहाँ है, यमन और ओमान के पास में देखेंगे तो यमन के जस्ट नीचे है अदन की खाड़ी, यहाँ पे। दूसरा देखें तो लक्षद्वीप कहाँ पे है, लक्षद्वीप जस्ट नीचे है इंडिया के। दूसरा कहाँ पे पूछा था, गल्फ ऑफ थाईलैंड पूछा था। अब चीन के जो साउथ चाइना सी, तो इसको देख करके भी आप आसानी से कर सकते थे। देखिए साउथ चाइना सी जैसे ही आपको पता चलेगा सबसे किधर है, सबसे ईस्ट में है, पूर्व में है, तो आप किसको किसको कट सकते थे, सी और डी को कट कर सकते थे। अब आप क्या करेंगे, अदन की खाड़ी अगर आपको पता है तो आसानी से कर लेते हैं। लक्षद्वीप और अदन की खाड़ी में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा तो वो लोग गलत करने के चांस ज़्यादा कर लिए होंगे। चलिए अब इसको इस तरह को ध्यान देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में सूचीबद्ध है। तो बताइए PBTG में कौन इसमें सूचीबद्ध है। पहला कह रहा है जारवा, दूसरा कह रहा है टोंडा, तीसरा कह रहा है सेंटिनल, चौथा कह रहा है सैम्पेन। तो बताइए इनमें से कौन सम्मिलित है PBTG में। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। और जिन लोगों ने इसमें टोंडा को देख करके कट किया है वो बिल्कुल सही किया है। सॉरी, टोंडा 2 में है तो 2 को कट करेंगे तो ए कट हो जाएगा, बी भी कट हो जाएगा और डी भी कट हो जाएगा। सी आंसर आपका करेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि टोंडा कहाँ पे, तमिलनाडु में है, न कि यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आप यहाँ पे देख लीजिए टोंडा कहाँ है, तमिलनाडु में। और देख लीजिए यहाँ पे PBTG में कौन कौन शामिल हैं, सम्मिलित हैं। तो यहाँ देखिए जारवे है, ओंगे है, सेंटिनल और सैम्पेन, ये सारे सम्मिलित हैं।
चलिए अगला देखिए, महात्मा गांधी, ये क्यों हमने क्वेश्चन डाला ये पहले बता देते हैं। आप लोगों ने लॉकडाउन के समय में देखा होगा, बहुत सारे मजदूर अपने घर चले गए, अब उनके आय बंद हो गए, तो बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं कि भूखमरी की वजह से मर जाते हैं। तो उनके लिए रोजगार के लिए मनरेगा का व्यापक स्तर पर उपयोग किया गया कि उनको काम दिया जाए, मास्क लगा के आराम से जाएँ काम करें, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। देखिए पहला कथन कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन फिर देखिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है मनरेगा भारत में सभी परिवारों को 100 दिनों के अकुशल रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। दूसरा कह रहा है अधिनियम 60-40 के अनुपात में न्यूनतम मजदूरी अनुपात को निर्धारित करता है। तीसरा कथन कह रहा है मनरेगा को मुख्य रूप से ठेकेदारों की मदद से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर पहला कथन देखेंगे तो आपको सही लगेगा, 100 दिन के अकुशल गारंटी प्रदान करता है, लेकिन क्या आपने ये सभी परिवारों को नोटिस किया है? यहाँ ग्रामीण परिवारों को दिया है, ना कि सभी। भारत अगर सभी कर दिया, भारत के सभी, तो शहरी लोग भी सम्मिलित हो गए, तो शहरी के लिए नहीं, ये ग्रामीण के लिए है, तो पहला गलत हो गया। अगर यहाँ देखें तो ठेकेदारों के लिए मुख्य रूप से जो दिया हुआ यहाँ पे ठेकेदारों के द्वारा की मदद से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया, तो बिल्कुल गलत है। अगर इन दोनों को पलट देंगे आप तो बिल्कुल सही होगा, मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा ठेकेदारों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो 1 और 3 गलत है, जिन लोगों ने बी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। यहीं पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, वही चीज़ें आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, जो हमने समझा दिया वही चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे ग्रामीण परिवारों के लिए 100 दिन के कुशल रोजगार की बात की गई है। इसके द्वारा मतलब सड़क, नहर, तालाब, कुओं जैसी अस्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है, और ये 60-40 के अनुपात में न्यूनतम मजदूरी अनुपात निर्धारित करता है। और इसको देखिए मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है, लेकिन ठेकेदारों की भी कभी कभी भागीदारी होती है, इसमें उनका भी प्रतिनिधित्व होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समितियों की व्यवस्था को उनके अस्तित्व में आने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन सी समितियां हैं, वो कब कब आईं, उसके अकॉर्डिंग उनके डेट के अनुसार सेट कीजिए। पहला कह रहा है LM सिंघवी समिति, दूसरा कह रहा है हनुमंत राव समिति, तीसरा कह रहा है अशोक मेहता समिति, चौथा कह रहा है GV राव समिति। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है ए, उनका बिल्कुल सही है। 1977 में कौन सी समिति आई थी? अशोक मेहता समिति आई थी। और अन्य चीज़ें देख लीजिए यहाँ पे, 1977 के बाद फिर 84 में आई थी, 85, 86, 87 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देखें तो बलवंत राय मेहता कब आई थी? 1957 में। फिर अशोक मेहता समिति 77, 1977, दंतेवाला समिति 1978, हनुमंत राव समिति 1984 है, 1984, JV राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986। उम्मीद है आपका सही आंसर रहा होगा। ए जिन लोगों ने लगाया था उनका बिल्कुल सही है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका क्या स्कोर रहा है इस टेस्ट सीरीज में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।